friends, welcome back to the new video of Accounts Possible with Anuj sir. Friends, आज का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और आज की क्लास है डे 2 यानी पार्ट बी। इससे पहले की क्लास में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की डे 1 की क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, ड्राइंग्स एक्सेट्रा के बारे में पढ़ा था। आज उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी आगे के टर्म्स देखते हैं अकाउंट्स में कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आज का पहला पॉइंट है हमारा गुड्स। क्या होते हैं गुड्स, इसको समझते हैं। देखिए, गुड्स इज दैट कमोडिटी ऑन विच वी डील। मतलब गुड्स ऐसी कमोडिटी होती है हम जिसका बिजनेस कर रहे होते हैं। सपोज करिए अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो आप कपड़े को बार बार खरीद के लाएंगे और उसे सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो कपड़े आप खरीद के ला रहे हैं ये आपका गुड्स है। अगर आपकी लैपटॉप की दुकान है तो आप बार बार लैपटॉप खरीद के लाएंगे और उनको सोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर लैपटॉप आपके लिए गुड्स है। लेकिन अगर कपड़े की दुकान में आप लैपटॉप खरीद के लाते हैं तो फिर वो गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स वो कमोडिटी होती है हम जिसका बिजनेस करते हैं एंड इट इज परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। तो गुड्स इज दैट कमोडिटी ऑन विच वी डील एंड इट इज परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, दैट इज कॉल्ड गुड्स। अगर आप कोई भी कमोडिटी रीसेल पर्पस के लिए खरीद के नहीं ला रहे हैं तो फिर वो गुड्स नहीं कहलाएगी, फिर वो कहलाएगी आपकी एसेट। अब हम गुड्स को यहाँ पर बाइफरकेट करेंगे। गुड्स को यहाँ पर जब बाइफरकेट करेंगे तो ये चार तरीके से बाइफरकेट होगा, ध्यान से समझिएगा। गुड्स का पहला सेगमेंट होगा परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है जब हम गुड्स को बाई करके लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो हम उसको गुड्स नहीं बोलते हैं, उसको हम परचेजेस के नाम से डिनोट करते हैं। दैट मीन परचेज का मतलब हुआ बाइंग ऑफ गुड्स आइदर कैश और ऑन क्रेडिट। चाहे आप कैश में खरीद के लाएं, चाहे आप क्रेडिट में खरीद के लाएं, लेकिन गुड्स को अगर आप बाई करके ला रहे हो तो वो परचेज कहलाएगा। इसी के बाद दूसरा पॉइंट आता है सेल्स। सेल्स का मतलब है सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को आप अगर सोल्ड कर रहे हो, जो भी गुड्स आप परचेज करके लाए थे, चाहे वो मैन्युफैक्चर करके सोल्ड कर रहे हो या एज इट इज जैसे खरीद के लाए थे वैसे ही सोल्ड कर रहे हो। तीसरा पॉइंट इसी में आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब है जो भी आप गुड्स परचेज करके लाए हैं, अगर वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर एज पर योर ऑर्डर नहीं है तो आप उसे वापस कर देंगे। अगर खरीदा हुआ गुड्स आप किसी को वापस कर रहे हैं तो इसे हम लोग कहेंगे परचेज रिटर्न। और अगला पॉइंट होगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मींस अगर कोई कस्टमर आपसे खरीदा हुआ गुड्स आपको वापस कर जाए, दैट मीन आपने जो गुड्स सोल्ड किया था वही गुड्स वो आपको वापस कर दिया है, तो इसे हम लोग कहेंगे सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ज्यादातर यही नाम यूज होता है, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो इस तरीके से आपने गुड्स के चारों क्लासिफिकेशन पढ़े। गुड्स का पहला सेगमेंट कहलाता है परचेज, दैट मीन बाइंग ऑफ गुड्स। सेल्स यानी कि सेलिंग ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न मींस रिटर्निंग ऑफ दैट गुड व्हिच इज परचेज्ड, एंड सेल्स रिटर्न रिटर्निंग ऑफ दैट गुड्स व्हिच इज सोल्ड बाय यू। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, गुड्स को समझने के बाद अब यहां से जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले है हमारे सामने परचेजेस एंड सेल्स, क्योंकि परचेजेस और सेल्स से ही जुड़ी बहुत सारी चीजें अभी आपको समझनी होंगी। परचेजेस का मतलब है बाइंग ऑफ गुड्स या रॉ मटेरियल फॉर रीसेल पर्पस। आपने जो कुछ भी रीसेल करने के लिए परचेज किया है, खरीदा है, वो आपका परचेजेस कहलाएगा। सेल्स क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स विच इज परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। उस गुड्स को बेचना जो हमने बेचने के लिए ही खरीदा था, this is called sales. Purchase and sales, they are the inversely of each other. ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं।
परचेज करना मतलब खरीद कर लाना, सेल्स करना मतलब उस खरीदे हुए गुड्स को बेच देना। अब हम इसके आगे के बाइफर्केशन को समझते हैं, क्योंकि आगे के बाइफर्केशन से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। इसमें आगे होता है कैश परचेजेस। कैश परचेजेस का मतलब है बाइंग ऑफ गुड्स स्लैश रॉ मटेरियल फॉर रीसेल पर्पस फॉर कैश, यानी आपने पैसा दिया और गुड्स ले लिया, यानी कि यहां पर आपके पास कहीं ना कहीं गुड्स आ जाएगा और आपके पास से कैश यानी पैसा आपके पास से चला जाएगा। गुड्स प्लस हो जाएगा आपका और कैश आपका माइनस हो जाएगा। ये होती है कैश परचेज। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सिनेरियो होता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेजेस क्या होता है? क्रेडिट परचेज का मतलब है गुड्स इज परचेज्ड बट द अमाउंट इज येट टू बी पेड। आपने जिससे गुड्स खरीदा है, आपने गुड्स तो खरीद लिया लेकिन अभी आपने उसे पैसे नहीं दिए, ठीक, पैसे भी आपने उसको नहीं दिए, यानी कहीं ना कहीं आपके पास गुड्स तो आ गया लेकिन अभी आपके पास से कैश नहीं गया है। जब आपके पास से कैश नहीं गया है तो आपको उस व्यक्ति को जिससे आपने गुड्स खरीदा उसे भी याद रखना पड़ेगा, यानी उसका नाम भी कहीं ना कहीं नोट करना पड़ेगा। सपोज करिए आपने मोहन से गुड्स खरीदा, तो अब आप गुड्स को याद रखेंगे और मोहन को याद रखेंगे। अब आप कैश को नहीं याद रखेंगे क्योंकि कैश आपके पास से गए ही नहीं। गुड्स और मोहन दो लोग यहाँ पर अफेक्टेड हो रहे हैं, यानी यहाँ पर जो दो एस्पेक्ट हो रहे हैं वो पहला है गुड्स और दूसरा है मोहन। अब ये मोहन हमारा कौन है ये आपको समझना है, ठीक। यही पॉइंट इस क्रेडिट परचेज से निकल के आना था, जो आपसे बता रहे थे कि ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका यहां से निकल के आएगा, हु इज मोहन, ठीक। मोहन हमारा क्रेडिटर है, इसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रेडिटर, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रेडिटर इज दैट पर्सन फ्रॉम whom we purchase goods on credit। on credit means उधार में, इसको लिख देते हैं creditors are those from whom we purchase goods on credit। और ये मोहन यानी वो पर्सन हमारा क्रेडिटर तब तक बना रहेगा जब तक हम उसे पेमेंट कर नहीं देते हैं। आज करें, कल करें, हफ्ते बाद बात करें, 15 दिन बाद करें, जब तक हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो व्यक्ति हमारा क्रेडिटर बना रहेगा। अब आते हैं सेल्स पे। सेल्स का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स विच इज परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। उस गुड्स को सोल्ड करना जिससे आपने बेचने के लिए ही खरीदा ही था। जब हम सेल कर देते हैं तो हमारे सामने सेल भी परचेज की तरीके दो तरीके की होती है। पहली होगी आपकी कैश सेल्स। कैश सेल्स का वही मतलब है कि आपके पास कैश आ गया और आपके पास से गुड्स चला गया, यानी आपने गुड्स को बेचा तो आपके पास से गुड्स चला गया और आपके पास कैश आ गया, ये हो गई आपकी कैश सेल। लेकिन दूसरा होता है हमारा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स का मतलब है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी गुड्स को हमने उधार बेचा है तो हमारे पास से गुड्स तो चला गया लेकिन इस बार हमारे पास कैश नहीं आया। कैश आने के बजाय हमें उस पर्सन को याद रखना पड़ेगा हमने जिसे गुड्स सोल्ड किया है। जैसे मान लीजिए रवि, अगर आपने रवि को गुड्स सोल्ड किया है तो आप रवि को याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि रवि से आपको पैसे देने हैं। जैसे आप यहाँ पर मोहन को याद रख रहे थे कि मोहन को भैया पैसे देने हैं, वैसे रवि से आपको पैसे लेने हैं। तो यहाँ पर रवि कौन है? हु इज रवि? यही क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता है, हु इज मोहन? मोहन कौन है? तो मोहन क्रेडिट गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो जिससे परचेज करते हैं वो मोहन का मतलब क्रेडिटर कहलाता है। जिसको हमने क्रेडिट में सोल्ड किया है वो डेटर कहलाएगा। तो अगला पॉइंट आपको पढ़ना है डेटर्स। कौन होते हैं डेटर्स? डेटर्स आर दोज टू whom from whom नहीं, to whom we sold goods on credit।
डेटर्स, हमारे डेटर्स तब तक बने रहते हैं जब तक वो हमें हमारा पेमेंट कर नहीं देते हैं। अगर वो 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में, जब तक वो हमारा पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक वो पर्सन हमारा डेटर कहलाएगा जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया है, और वो पर्सन हमारा क्रेडिटर कहलाएगा जिससे हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्टॉक। स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्या होता है स्टॉक, इसको समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 31 मार्च को आप अपनी बुक्स की क्लोजिंग करते हैं, तो क्या ये बिल्कुल परफेक्ट तय है कि 31 मार्च को आपने जितना गुड्स खरीदा था उतने का उतना पूरा बिक जाएगा और आपकी शॉप पर एक भी गुड्स नहीं बचेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप जो कुछ भी खरीदते हैं वो बिकता जाता है और आता जाता है, परचेज होता रहता है, सोल्ड होता रहता है, परचेज होता रहता है, सोल्ड होता रहता है। कंटिन्यूअसली यही प्रोसेस चलता रहता है। तो जब हम 31 मार्च को बुक्स अपनी क्लोज करते हैं तो उस दिन हमारे पास जितना परचेज्ड गुड्स होता है जो अभी सोल्ड नहीं हो पाया है उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। अगर इसको डिफाइन करें, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी आपके पास अनसोल्ड गुड्स होगा, यानी जो गुड्स बिकने से रह गया है अभी, वो गुड्स कहलाएगा स्टॉक। स्टॉक के यहां 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? 31 मार्च को, या अगर आप 31 दिसंबर को क्लोजिंग करते हैं तो 31 मार्च को यानी क्लोजिंग की डेट पर आपके यहाँ जितना भी स्टॉक वैल्यूड किया जाएगा ये कहलाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक द स्टॉक विच इज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। यही क्लोजिंग स्टॉक अगली डेट पर, अगली डेट मींस 31 मार्च के ठीक दूसरे दिन, दैट इज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का होता है, उसी के ठीक दूसरे दिन 1 अप्रैल से जिस दिन हमारा सेशन स्टार्ट होता है उसी दिन ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक इज दैट स्टॉक विच इज हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। ये हो गया हमारा स्टॉक और ये हो गया स्टॉक के टाइप, डेट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं काइंड ऑफ स्टॉक पर। अगर हम काइंड ऑफ स्टॉक की बात करें तो हमारे यहाँ 3 तरीके का स्टॉक होता है। सबसे पहले होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा होता है स्टॉक ऑफ वर्किंग इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, और तीसरा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देखते हैं ये तीनों स्टॉक क्या होते हैं। देखते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका वो अनसोल्ड गुड्स होता है जिसे आपने एज इट इज जैसे खरीदा था वैसे ही रखा है। दूसरा होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये वो रॉ मटेरियल होता है जिसपे आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी वो गुड्स पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। और तीसरा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये वो स्टॉक है जो आपका रेडी टू सेल यानी कि बना बनाया बिल्कुल रखा है, आप जब चाहें उसको तब सोल्ड कर सकते हैं। इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज करिए आपके यहाँ शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये जो शर्ट्स पहनते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप अगर शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे तो आप क्या खरीद के लाते होंगे? आपके यहाँ रॉ मटेरियल में होंगे कपड़े के बड़े बड़े रोल्स, ठीक। जो कपड़े के बड़े बड़े रोल्स आप खरीद के लाते हैं वो आपका रॉ मटेरियल है। अगर वो रोल्स एज इट इज एट द एंड ऑफ द ईयर में रखे हुए हैं, उनसे यूज नहीं किया गया या जितना भी हिस्सा उनका यूज अभी करने से रह गया, वो सभी वैल्यूड, उन सबकी वैल्यूज अगर निकालेंगे वो कहलाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब उसमें से बहुत सारे कपड़े को हमने काट के शर्ट्स का शेप तो दे दिया है लेकिन अभी शर्ट्स बनी नहीं है, किसी में अभी
स्लीव्स नहीं लगी है, किसी में अभी बटन्स नहीं लगे हैं, किसी में कॉलर नहीं बनी है। तो इस तरीके का जितना भी स्टॉक आपके यहाँ होगा शर्ट्स का, वो कहलाएगा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये वो स्टॉक होगा जो शर्ट्स आपके यहाँ वेल फर्निश्ड बनी रखी हैं, पैक्ड हैं, आयरन कर दी गई हैं, बटन्स लगा दी गई हैं, पूरी रेडी टू सेल हैं कि अभी कोई लेने आए तो अभी भेज दें उसको। तो इसे हम लोग कहेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आपके बिजनेस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो आपके यहाँ 3 तरीके का स्टॉक हो सकता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं करते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब होता है कहीं से खरीद कर लाना और उसको एज इट इज सोल्ड कर देना। तो इस केस में आपके पास सिर्फ एक तरीके का स्टॉक होगा, वो होगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जैसे मान लीजिए आप गारमेंट शॉप खोल के रखते हैं, आप सिर्फ रेडीमेड कपड़े खरीद के लाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। तो रेडीमेड कपड़े खरीद के लाना और उसे बेचने के केस में आपके पास एट द एंड में जितना भी स्टॉक बचेगा वो सब का सब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहलाएगा। यहाँ पर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का कोई सीन नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये पार्ट बी था। अभी हमारे बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बाकी हैं, जैसे एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, बैलेंस शीट, कॉस्ट, इनकम, एंटिटी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट, डिस्काउंट, वाउचर, बैड डेट्स, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डेप्रिसिएशन, एंट्री, डेबिट, क्रेडिट एक्सेट्रा। ये बचे हुए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लिए हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे जिस पर हम इन सभी बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रॉपर नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करना मत